परमाणु की संरचना में हमने लास्ट लेक्चर में मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशीय क्वांटम संख्या जिसे एजिमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा। हमने देखा कि अगर n मुख्य क्वांटम संख्या को वहां पर हमने देश से रिप्रेजेंट किया और हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर को हमने वहां पर स्टेट से रिप्रेजेंट किया। और इस बात को आपको समझना होगा कि जो दिगंशीय क्वांटम संख्या जिसे L कहते हैं उसकी वैल्यू हमेशा n से 1 कम होगी। जैसे अगर आप बाहर जाते हैं घूमने तो अगर आप विदेश यात्रा में घूमने जाते हैं तो वहां पर आपका देश आपकी आइडेंटिटी होता है, लेकिन अगर आप किसी अपने देश के अंदर घूम रहे हैं तो आपका स्टेट वहां पर आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर n की वैल्यू 5 है और यहां पर ये आपके कंट्री भारत को बता रहा है, ठीक उसी प्रकार L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 ये आपके स्टेट को बताएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमें यह चीज समझनी होगी कि जो L की वैल्यू होगी वो हमेशा n से कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि 0 को हम S से, 1 को हम P से, 2 को हम D से, 3 को हम F से और 4 को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे दिगंशीय क्वांटम संख्या को हमने L से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए इसे हम उपकोष बोलते हैं और इसके लिए S P D F G H नोटेशन को हम या संकेत को उपयोग करते हैं। बात करते हैं कि n कोश यानी मुख्य क्वांटम संख्या n किस बारे में परमाणु परमाणु की संरचना में लास्ट लेक्चर में हमने मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशीय क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या जैसे आपके देश को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर आप विदेश यात्रा पर बाहर जाएंगे तो वहां पर आपका कंट्री आपकी आइडेंटिटी बनता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप भारत में कहीं भी घूम रहे हैं तो वहां पर आपका स्टेट आपका आइडेंटिटी बनाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर हमें समझ में आया कि अगर n की वैल्यू 5 है और इसे हमने कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट किया तो यहां पे L की वैल्यू 0 1 2 3 4 होगी। यहां पर यह स्टेट के माध्यम से समझा जा सकता है, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। तो यहां पर हमें यह बात समझनी होगी कि भारत के अंदर ये स्टेट आते हैं, मतलब कोश के अंदर उपकोष आता है, कोश के अंदर उपकोष आता है और इनको हम कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाते हैं, जैसे S P D F और G। तो यहां पर हमने इन्हें संकेत दिया। तो कोश के अंदर उपकोष आता है, मतलब कि यहां पर अगर हमने कोई परमाणु लिया और देखिए यहां पर टोटल कोश n इज इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 है। तो यहां n इक्वल टू 2 हमारा कोश के अंदर उपकोष होगा। तो उपकोष क्या है, यहां पे देखिए L 0 1 2 ये सारे उपकोष होंगे, मतलब इस कोश के अंदर ये उपकोष उपस्थित है। तो यहां पर 0 को हम S और P से दर्शाएंगे। तो देखिए बच्चों यहां पे क्या बनेगा, 2S और 2P। इसका मतलब कि यहां इस कोश में 2S और 2P नाम के उपकोष उपस्थित है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कोश के अंदर उपकोष उपस्थित होते हैं जिसे हम 2S और 2P बोल सकते हैं। मतलब अगर n इक्वल टू 2 है उसके यहां 2S और 2P नाम के 2 उपकोष पाए जाते हैं। अगर n इक्वल टू 1 है तो वहां पर L की वैल्यू 0 हो जाएगी और इसका अर्थ होगा कि n के पास 1S नाम का एक उपकोष पाया जाता है। तो दिगंशीय क्वांटम संख्या में ये बातें हमने समझी। अब देखते हैं कि n हमें कोश का बोध कराता है, कोश के बारे में बताता है कि उस परमाणु के पास कितने कोश हैं और यहां n उपकोष भी होते हैं जिसे हम SPDF के माध्यम से जानते हैं। मतलब अगर मुख्य क्वांटम संख्या 3 है तो उस
कोश के अंदर कितने उपकोश पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहां पे n के बारे में समझा, l के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे कक्षक, जिसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। यहां पर हम ml के बारे में बात करेंगे, मतलब इस उपकोश के अंदर भी कक्षक उपस्थित होते हैं। अब देखिए यहां पर हम कैसे इसे समझ सकते हैं कि उपकोश, जैसे हमने यहां पर S, P, D, F, G की बात की, अब इस S के अंदर भी कक्षक उपस्थित होते हैं, तो हम उसे ही समझेंगे। जैसे अगर S की बात करें तो वहां पे एक कक्षक मिलता है, P की बात करें तो वहां पर 3 कक्षक मिलते हैं। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसे ही हम चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या बोलते हैं। इसे हम ml के माध्यम से दर्शाते हैं बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोश के अंदर उपकोश और उपकोश के अंदर कक्षक उपस्थित होता है। फिर हम देखते हैं कि ml को हम कैसे दिखा सकते हैं। तो ml के लिए हम 2l+1 का मान लिखते हैं। जैसे अगर S है तो यहां पर 2l+1, हम जानते हैं कि यहां पे l की वैल्यू 0 होगी। इसका अर्थ यहां पे 2l+1 की वैल्यू में अगर आप 2 × 0 + 1 करेंगे तो ये वैल्यू आपको 1 आएगी। मतलब S उपकोश के पास एक कक्षक उपस्थित होता है। S उपकोश के पास एक कक्षक उपस्थित होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप L की वैल्यू 1 लेंगे तो यहां पर 2l+1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो हमारा P कक्षक होता है उसके पास 3 P जो हमारा उपकोश है वहां पर 3 P कक्षक उपस्थित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या क्या बताता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमें एक्सिस के बारे में बताता है। यहां पर आप देख सकते हैं स्पेशियल ओरिएंटेशन एक्सिस में, यहां पे एक्सिस हम जानते हैं कि एक्स वाई जेड अक्ष उपस्थित होते हैं, एक्स वाई जेड अक्ष उपस्थित होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि उन कक्षकों का एक्स वाई जेड में आकार तथा आकृति तथा वहां पर वह उपकोश के अंदर ये कक्षक कैसे रहते हैं तथा कैसे वह रिप्रेजेंट होते हैं, इसी बात को वह समझाता है। तो देखिए यहां पर अगर n की वैल्यू 2 होगी, यहां पे n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी। अब बच्चों हम 0 को S से दर्शाते हैं और 1 को P से दर्शाते हैं। इसका मतलब कि 2 कोश के अंदर हमारे पास S और P उपकोश उपस्थित है। 2 कोश के अंदर S और P उपकोश उपस्थित है। अब इन S और P उपकोश के अंदर कक्षक उपस्थित होंगे तो उसे हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए बच्चों यहां पर अगर हम 2l+1 की वैल्यू डालें तो हमें 1 मिलेगा। 2l+1 में यहां पे जब हम वैल्यू डालेंगे l की 0 तो हमें 1 मिलेगा और यहां पर यह 3 मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि यहां पे 0 मतलब यहां पे S उपकोश और P उपकोश पाया जाता है। फिर हम देखेंगे कि यहां पर S उपकोश के अंदर एक कक्षक और यहां पर 3 कक्षक पाए जाते हैं। मतलब यहां पर हमें समझना है कि P उपकोश के अंदर भी 3 कक्षक पाए जाते हैं, उन्हें देखना होगा, उन्हें समझना होगा। तो देखिए उसे कैसे देखेंगे कि इस 1 में हम यहां पर आकृति की बात अभी नहीं करेंगे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में आकृति की बात करेंगे कि S का आकार कैसा होता है, P का आकार कैसा होता है। अभी आप देखिए यहां पर हमने एक कक्षक, मतलब यहां पर अगर हमने उपकोश को स्टेट के माध्यम से दर्शाया तो कक्षक को हम रूम के माध्यम से दर्शाएंगे। तो 1 का मतलब यहां पर S ऑर्बिटल यानी S कक्षक में एक रूम है, जबकि 3 कक्षक का मतलब कि यहां पर इसके पास 3 रूम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह हम इसे समझ सकते हैं। अब इनका कुछ मान होगा, जैसे इसका मान 0, इसका 0
+1 और -1 इनका मान होगा। तो बच्चों यहां पे देखिए कि ml की जो वैल्यू होती है वह -L से माइनस ये वैल्यू को हम यूज करके इन सभी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अगर आपका ml की वैल्यू हम L के लिए 1 निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले -1 फिर -1 में हम यहां पे करेंगे तो ये 0 और फिर ये +1 आएगा। इसका मतलब यहां पे L की वैल्यू अगर 1 है तो हमें ml की 3 वैल्यूज मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर L की वैल्यू 1 है तो अगर आपने इसमें 2L+1 फॉर्मूले का उपयोग किया तो आपको यह पता चलेगा कि यहां पर 3p कक्षक है, मतलब 3 कक्षक उपस्थित होंगे। फिर हम देखते हैं कि अगर आपने L की वैल्यू 2 को यूज किया है और आपने 2L+1 फॉर्मूले का उपयोग किया तो यहां पर 5d कक्षक उपस्थित होंगे, क्योंकि L का अगर वैल्यू 2 है, इसका मान अगर 2 है तो इसका अर्थ होता है d। तो यहां पर d के कितने कक्षक उपस्थित है? 5 कक्षक उपस्थित है। हम इसे समझेंगे और अच्छे से। अब देखिए यहां पर उपकोष का संकेत दिया हुआ है S P D F G H। अब यहां पे कक्षकों की संख्या ये कैसे निकाला है हमने इसे 2L+1 के माध्यम से निकाला है। अगर यहां पर हम L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 को बारी बारी पुट करें तो हमें यहां पर 1 3 5 7 9 और 11 मिलेगा। मतलब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि अगर L की वैल्यू 0 है तो उसके पास कितने कक्षक उपस्थित है या कितने कक्षक उसके पास प्रेजेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम देखेंगे उपकोष स्तर। अब यहां पर अगर क्वांटम संख्या ml, यहां पर क्वांटम संख्या ml है तो देखिए अगर उपकोष का स्तर L = 1 है तो कक्षकों की कुल संख्या 2L+1 होगी, जो अभी हमने देखा 1 3 5 और 7। इसे हमने यहां पे L की वैल्यू को पुट करिए 0 1 2 3, तो पुट करने से ये वैल्यूज आएंगी। लेकिन यहां पर अगर एक कक्षक उपस्थित है, यहां पर जो कक्षक उपस्थित है, यहां पर एक कक्षक उपस्थित है, यहां पर 3 कक्षक उपस्थित है, इसका अर्थ यह है कि 3 कक्षक मतलब 3 रूम उपस्थित है। उस स्टेट में जैसे हमने देखा कि n को हमने देश से रिप्रेजेंट किया, उपकोष को हमने स्टेट से रिप्रेजेंट किया, वैसे ही कक्षक को हम उस स्टेट के अंदर किसी रूम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो p स्टेट में वहां पर उसके पास 3 रूम अवेलेबल है, तो वो 3 रूम का अलग अलग मान होगा। उन 3 रूम का अलग अलग मान होगा, उसे हम इस तरह दिखा सकते हैं 0 +1 और -1। अगर हम इसे दिखाएं तो हम इसे भी दिखा सकते हैं। तो आइए हम उसे देखेंगे कैसे निकालते हैं उन वैल्यू को। अब यहां पे जो 0 +1 -1 px py pz, क्योंकि यहां पर हम एक्सिस यानी अक्ष की बात करते हैं। इस कक्षक का नाम है, यहाँ पे m का मान है लेकिन उस कक्षक का नाम है, मतलब p के अंदर हमें px py pz रूम्स मिलते हैं। उसके बाद D में हमने देखा कि यहां पर ये रूम्स मिलते हैं। तो बच्चों आपको डरना नहीं है, ये वाला टॉपिक हम फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद वाले लेक्चर्स में, क्योंकि वहां पर हम इसकी आकृति के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको डरना नहीं है, बस समझना है कि कैसे हम इस ml के को समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0 1 2, जिसका अर्थ होता है SPD। अब देखिए यहां पर अगर हम ml की बात करें तो 0 के लिए यहां पर एक बॉक्स आएगा जिसका मान 0 होता है। ठीक उसी प्रकार यहां पे p के लिए हमें 3 वैल्यू मिलेगी। अगर हम 2L+1 को कैलकुलेट करें हमें 3 कक्षक मिलेंगे, उनका जो मान है वो 0 +1 और -1, जिसे आप बोल सकते हैं ये pz, ये px और ये py इसका संकेत है। फिर हम बात करें 2 की तो यहां पर हमें d के लिए 5 वैल्यूज या 5 मान मिलेंगे, 0 +1 +2 -1 -2। तो यहां पर हमें समझ में आया कि d के
5 कक्षक होते हैं और उन 5 कक्षकों का मान हमने लिख लिया। यहां पर इतनी बात हमें समझनी है। उसके बाद यहां पे देखिए कि 2l प्लस कक्षक होते हैं, प्रत्येक उपकोष में एक s कक्षक, एक s कक्षक मतलब एक रूम, 3p कक्षक मतलब 3 रूम, 5d कक्षक मतलब 5 रूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस तरह हम इसे समझ सकते हैं। यहां पे L के दिए गए किसी भी मान के लिए ML के 12 प्लस 1 मान होते हैं, 12 प्लस मान 1 कक्षक होते हैं। तो यहां पे इतनी ही संख्या प्रत्येक उपकोष में कक्षकों की होती है, ये बात भी हमने समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पक्का क्लियर होगा। और याद रखिए कि जब आप प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कोई भी जो डाउट आपके दिमाग में होता है या मस्तिष्क में होता है वह पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करते हैं, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको टॉपिक पर आती है।